गुड आफ्टरनून क्लास। सक्रियता श्रेणी, अगली हेडिंग। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं की रासायनिक अपक्रिया करने की जो प्रकृति है, या धातु की रासायनिक अपक्रिया करने का जो नेचर है, वो देखा गया कई सारे विस्थापन अपक्रियाओं के द्वारा। आप लोग को विस्थापन अपक्रियाएं पढ़ाई गई हैं, जहां पे कुछ ऐसा होता था कि अगर K प्लस H2SO4 है तो ये K2SO4 प्लस H2 हो जाएगा। यानी अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है, और इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। पढ़ाया गया है ये? यस सर। विस्थापन अपक्रिया नहीं पढ़ाया गया है? यस सर। जैसे सोडियम प्लस ZnSO4 गिव्स आउट Zn प्लस सोडियम SO4। इस अपक्रिया में क्या हुआ? सोडियम ने क्या किया? जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित कर दिया और अपनी जगह ले लिया। ठीक है, हो गया? पढ़ाया गया कि नहीं? यस सर, पढ़ाया गया है। सर पढ़ाया गया है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया कि सोडियम अधिक क्रियाशील था, यानी सोडियम अधिक सक्रिय था। क्या था? यस सर। सक्रिय था। सोडियम सक्रिय था। किससे सक्रिय था? जिंक से सक्रिय था। ठीक है, यानी ये जिंक से ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, अब यहां कुछ आप लोग को दिख रहे होंगे मेटल्स: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइड्रोगेन दैट इज पारा, और ये सिल्वर एंड ऑरम, सोना। ठीक है, यस सर। अब क्या हुआ? ये कहां से लिस्ट आ गई? ये लिस्ट यहां से आई। यस सर। लेट से कोई भी एक मेटल है, कोई भी एक मेटल उठाते हैं। किसको उठाएं? कैल्शियम को ले लें। यस सर। कैल्शियम को उठाइए और बाकी के सारे मेटल के सॉल्यूशन में डालिए। यस सर। कैल्शियम को उठा करके बाकी के सारे मेटल के सॉल्यूशन में जब डालेंगे आप, अगर हमको कैल्शियम को पहचान करना कैल्शियम किससे अक्रिय है किससे सक्रिय है, यानी कितना क्रियाशील है, कैल्शियम को उठाइए और बाकी के सारे जो भी मेटल हैं उनके यौगिक में इसको डाल दीजिए। जैसे K2SO4 में डाल दीजिए, NaCl या NaSO4 में डाल दीजिए, MgSO4 या MgCl2 में डाल दीजिए, कोई भी Al2SO4 थ्राइस में डाल दीजिए, इन सब में ZnSO4 में डाल दीजिए, या फिर 2SO4 थ्राइस में डाल दीजिए, किसी में भी डाल दीजिए। ठीक है, PbSO4 में डाल दीजिए, H2SO4 में डाल दीजिए, CuCl2 में डाल दीजिए, HgCl2 में डाल दीजिए, AgS2SO4 में डाल दीजिए, या तो A2SO4। ठीक है, ये कैल्शियम को उठाया आपने और बाकी सारे किसी भी मेटल के किसी सॉल्यूशन में कैल्शियम को आप क्या करिए? डाल दीजिए। ठीक है, समझ में आया? यस किसी सर। किसी भी मेटल के सॉल्यूशन में कैल्शियम को डाल दीजिए। अब क्या करेगा? कैल्शियम जिसमें मेटल को विस्थापित कर देगा, कैल्शियम जिसमें मेटल को विस्थापित कर देगा, कैल्शियम उससे ज्यादा क्रियाशील होगा। होगा कि नहीं होगा? लेट्स से कैल्शियम MgSO4 में से Mg को हटा दिया, तो कैल्शियम Mg से क्रियाशील होगा कि नहीं होगा? होगा। कैल्शियम HgCl2 में से Hg को हटा दिया तो Hg से भी ज्यादा क्रियाशील होगा। यस सर। तो आपने एक मेटल को उठाया, उसको बाकी सारे मेटल के सॉल्यूशन में डाला, किसी के भी सॉल्यूशन में डाला, अगर वहां से उसने उस मेटल को हटा दिया, तो यानी जिस मेटल को आपने उठाया था चेक करने के लिए क्रियाशील किससे ज्यादा है किससे कम, अगर उसने मेटल को विस्थापित कर दिया दूसरे वाले को, यानी उससे वो ज्यादा क्रियाशील है कि नहीं? यस सर।
जैसे यहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील हो गया, कैल्शियम एल्युमिनियम से ज्यादा क्रियाशील हो गया, लेकिन कैल्शियम क्या नहीं कर पाया, कैल्शियम के को नहीं विस्थापित कर पाया, कैल्शियम Na को नहीं विस्थापित कर पाया, ठीक है, लेकिन कैल्शियम Mg को कर दिया। यस सर। तो यानी हमने क्या किया, हमने के और Na के बाद कैल्शियम को रख दिया, फिर Mg को रखा, ठीक है। सबका टेस्ट ऐसे ही होता है, Mg को उठाइए, सारे में से डाल दीजिए, और ये श्रृंखला धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ये विस्थापन अभिक्रियाओं के बाद एक क्रियाशील श्रेणी बनी, जिसमें ये देखा गया कौन सी धातु किससे ज्यादा क्रियाशील है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम पाया गया। क्या पाया गया, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील ऑरम, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड। और देखिए सक्रियता श्रेणी की विशेषता देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है या बढ़ती है, घटेगी। घटेगी ना, यानी ये क्रियाशीलता क्या होगी, ये यहां से ये घटती हुई क्रियाशीलता है, ठीक है। सबसे ज्यादा के की होगी, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर इधर से आइए सबसे कम Rm की होगी, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, लिखिए, हेडिंग डालिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आप लोग क्या करिएगा, ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये कॉलम वाइज, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज आप लोग इसको लिखिएगा, और ये पूरी लाइन में लिखिएगा। मैं अभी इधर लिखूंगा, जिसका ये मतलब नहीं कि आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। आप स्टार्ट करिएगा 1 नंबर से, और फिर ऐसे नीचे उसके लिखते चले जाइएगा, ठीक है। लिखिएगा के आगे लिखिएगा, जगह होगी आपके सामने, के आगे लिखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील, और Au के सामने लिखिएगा सबसे कम क्रियाशील धातु, और ये वाला एरो बना लीजिएगा धातुओं की सक्रियता का घटता हुआ क्रम, ठीक है। सर हो गया। जो रो वाइज है, लाइन में जो लिखा है, इसको भी लिख लीजिए, इस लाइन को। चलिए, ये हो गया सक्रियता श्रेणी। अब हमने आप लोग को बताया था कि धातुओं के जो यौगिक होते हैं, आखिर वो बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं धातु के यौगिक, धातु के यौगिक बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। बताया गया था कि नहीं ये बात, क्या होता है, धातुओं के बाहरी कक्ष में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपने बाहरी कक्ष को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उनको अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को जो ले लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है, धातुएं धनावेशित हो जाती हैं। धातु इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी और आयन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दोनों के बीच एक यौगिक बन गया, और उस यौगिक को क्या कहेंगे, धातु के यौगिक कहेंगे। अब धातुओं के यौगिक में आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए उनके यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। अभी अगले चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे कार्बन के यौगिक, तब वहां बताएंगे सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। अभी यहाँ के लिए क्या करना है, धातु के यौगिक कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। क्यों आयनिक होते हैं, देखिए कैसे। सोडियम है, सोडियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7। मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को बाहरी कक्ष में 8 करने अपने, वो क्या 7। करेगा, सोडियम से 1। ले लेगा। यस सर। यस सर। सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
सोडियम में, सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, 8 10 होगा ना टोटल, सर 2 और 8, एक निकल गया। क्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 और 18। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन अस्थायित्व, क्लोरीन माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों धनावेशित और ऋणावेशित है, एक दूसरे को आकर्षित किए और बना दिए क्या, सोडियम क्लोराइड बन गया। यस सर। अब ये दोनों आयन थे, उनके द्वारा जो यौगिक बना उनको क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। अब देखिए ध्यान से, Mg के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। क्या करना है, Mg को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, और एक और क्लोरीन आएगा और वो ले लेगा। तो यानी क्लोरीन के पास, Mg के पास 2 प्लस हो जाएगा, क्लोरीन के पास 1 माइनस, क्लोरीन के पास 1 माइनस, 2 क्लोरीन के पास सिंगल माइनस और 1 Mg के पास 2 प्लस, तभी तो बनेगा MgCl2। यस सर। समझ गए आप लोग। यस सर। और क्यों बना, आयन की वजह से, इसलिए कैसा यौगिक है, कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक। ठीक आ है, गया सर। चलिए लिखिए, धातुओं के यौगिक प्रायः इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, अतः उनके यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। ये बनाइए, यहां पे देखिएगा एक सफेद सफेद डॉट दिख रहा है आपको, ये सफेद डॉट दिख रहा है, यस सर। सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, यही वो इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस क्रॉस बने हैं, और ये डॉट वाला एक इधर आ गया, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 की जगह 8 हो जाएंगे, सोडियम के बाहरी कक्ष में 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आंतरिक सेल थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह से कीजिए, सेम उसी तरह से, वही सेम पैटर्न है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, हेडिंग डालिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। 4 लाइन लिखना है इसमें, मैं चारों लाइन आपको लिखवा देता हूं, एक्सप्लेन भी कर दूंगा लिखवाते लिखवाते। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर प्लस और माइनस जुड़े हैं तो यानी उनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, प्लस माइनस अगर जुड़े हैं तो बहुत ज्यादा आकर्षण होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो धातुओं के जो यौगिक होते हैं, चूंकि उनमें आयनों का योग होता है, इसलिए धातुओं के यौगिक में बहुत तगड़ा आकर्षण होता है, और जिन यौगिकों में प्रबल आकर्षण होता है आपको पता है उनको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्योंकि ठोस क्या होता है, अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण होता है, इसलिए धातुओं के यौगिक प्रायः ठोस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, यस सर। तो लिखिए, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयनों के द्वारा बने होते हैं, इसलिए इनमें प्रबल आकर्षण होता है। ये ठोस एवं कठोर होते हैं, धन एवं ऋण आयनों के द्वारा बने होते हैं, और अतः इनमें प्रबल आकर्षण होता है, और ये ठोस एवं कठोर होते हैं। लिख लिए। यस सर। दूसरा पॉइंट, ठोस एवं कठोर होते हैं, यानी आयनिक यौगिक क्या होंगे, सॉलिड होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, चूंकि इनमें प्रबल आकर्षण होता है, अतः इनके अणुओं को दूर दूर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती होगी ना। अगर आपको एक मेटल को गलाना है, किसी पदार्थ को गलाना है, तो उनके मेटल को आपको, उनके एलिमेंट या उनके पार्ट्स जो हैं उनको आपको दूर दूर करना होगा ना। देखिए, जैसे सॉलिड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है, गैस के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस और ज्यादा होती है, ये पता है सबको। यस सर। अब ये डिस्टेंस बढ़ाना है आपको,
लेकिन जब ये प्रबल आकर्षण के द्वारा जुड़े होंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ाने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी कि नहीं होगी? होगी। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ाना ही तो होता है। किसी चीज का गलनांक, कोई गल गया कोई चीज, या क्वथनांक उबल गया कोई चीज, तो उबल के गैस बनेगा, जो भी बनेगा उसमें क्या होगा, फिर आपको डिस्टेंस बढ़ाना है। डिस्टेंस बढ़ाने के लिए पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, अगर वो ज्यादा तेजी से आकर्षित है एक दूसरे के प्रति। अतः आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होता है। किससे? अधातु के यौगिकों से। धातु के यौगिक आयनिक होते हैं, होते हैं। यस सर। यस सर। धातु के यौगिक आयनिक हुए, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा हुआ, यानी धातु के यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, तीसरा लिखिए, घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या है? लिखिए, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं एवं केरोसिन तथा पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। यस सर। चौथा, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता हमने जब धातु पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, विद्युत चालकता के लिए किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन की। कौन से इलेक्ट्रॉन की? आयनिक इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बताया गया था कि नहीं? यस सर। अब विद्युत चालकता, अब चूंकि धातुओं के जो यौगिक होते हैं आयनिक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की लेन देन से ही होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक यस है, सर। अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर यानी वो विद्युत के चालक होंगे। तो धातुओं के यौगिक प्राय विद्युत के चालक होते हैं, या आयनिक यौगिक प्राय विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, आयनिक यौगिक प्राय विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, आज का आप लोग का क्लास खत्म। थैंक यू सर। वेलकम।